अभी तक बहुत सारे कम लोगों ने किया है। और जैसे कि मुझे जानकारी मिली है, शायद विजय सिंह पथिक पर उन्होंने पीएचडी भी करी है। तो मेरी तरफ से और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कुछ दो क्वेश्चन इंक्लूड है, जो वह अपने अपने भाषण में इंक्लूड करने की कोशिश करें। एक तो सर ये है कि आपने जिस उद्देश्य के साथ जो पीएचडी करी है, क्या वो आप उससे संतुष्ट है कि आपके पीछे और लोग भी पीएचडी करेंगे? दूसरा ये कि जो नई जनरेशन है, क्या वो हमारे ऐसे महापुरुष जैसे विजय सिंह पथिक है, चरण सिंह है, उन पे जो रिसर्च पे जो पीएचडी करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में, क्या वो अपने जो मेन हिस्ट्री है उनसे अछूती रह रही है? इन्हीं शब्दों पर आपका भी अपना जो लेक्चर है उनको ध्यान में रखते हुए मैं हमारे जो नेक्स्ट स्पीकर है विष्णु पंकज जी, उनको मैं बुलाना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। विष्णु पंकज जी। नमस्कार। हमारे देश में बहुत से महापुरुष हुए हैं, बहुत से विशिष्ट पुरुष हुए हैं जिन्होंने किसी क्षेत्र विशेष में बहुत काम किया है, बहुत चर्चित हैं। कोई राजनेता हुआ है, कोई क्रांतिकारी हुआ है, कोई सत्ताधारी हुआ है, कोई समाजसेवी हुआ है, कोई लेखक हुआ है, कोई पत्रकार हुआ है। लेकिन हमें ये देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि श्री विजय सिंह पथिक किसी क्षेत्र विशेष में ही नहीं, वो अनेक क्षेत्रों में बहुत ही चर्चित रहे हैं। उन्होंने बहुत ही अधिक काम किया है, सब क्षेत्रों में किया है। वो राजनेता भी रहे और वो स्वाधीनता सेनानी भी रहे और वो समाजसेवी भी रहे, लेखक भी रहे, पत्रकार भी रहे, विचारक भी रहे। सभी क्षेत्रों में उन्होंने जितना काम किया है, एक व्यक्ति इतने क्षेत्रों में काम नहीं कर सकता। पथिक जी को तो ईश्वर की कुछ ऐसी देन थी, ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा थी, उनका स्वाध्याय था कि उन्होंने औपचारिक शिक्षा कम लेने के बाद भी इतनी सारी किताबें लिखी और अनेक क्षेत्रों में किताबें लिखी। और सबसे पहले उन्होंने आज़ादी के संघर्ष में काम किया और किसान आंदोलन, बिजौलिया सत्याग्रह, ये 1913 में शुरू हुआ था। साधु सीताराम दास जी ने शुरू किया था और वो चाहते थे कि कोई शक्तिशाली नेतृत्व इस काम को संभाले, क्योंकि रजवाड़े ने, शासन ने किसानों पर बहुत अन्याय किए थे। बहुत तरह के टैक्स जो नाजायज़ थे वो लगा दिए थे और उनको बहुत तरह के कष्ट दिए थे। जैसे घानी में बैल को लगाते थे तेल निकालने के लिए, तो बैल की जगह किसान को लगा देते थे और भी बहुत तरह के अत्याचार किए थे। लेकिन किसानों ने पथिक जी के नेतृत्व में अहिंसक आंदोलन किया और रजवाड़े का विरोध किया, टैक्सों का विरोध किया। टैक्स नहीं दिए, खेतीबाड़ी बंद कर दी और उनके अन्याय को सहते रहे, लेकिन कोई उनका हिंसक जवाब नहीं दिया। ये देश में ही नहीं, पूरे विश्व में ही अहिंसक आंदोलन पहली प्रकार का था। और जब गांधी जी से इस संबंध में बात हुई कि आप पथिक जी के बारे में कुछ बताइए, C.F. एंड्रूज और बनारसी दास चतुर्वेदी जो बहुत बड़े पत्रकार थे वो मौजूद थे, तो गांधी जी ने ये कहा कि पथिक जी के बारे में मैं क्या कहूँ। उन्होंने जो अहिंसक आंदोलन चलाया वो मुझसे भी पहले का था, मतलब मुझे तो उनसे प्रेरणा मिलती है। और पथिक जी एक बहुत बहादुर सिपाही थे और बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता थे और उन्होंने जो काम किया है वो अकेला कोई आदमी नहीं कर सकता जो उन्होंने किया है। जब किसान आंदोलन के कुछ किसान एक प्रतिनिधिमंडल के रूप में गांधी जी से संदेश लेने गए कि भाई हमें कुछ संदेश दीजिए, तो गांधी जी ने कहा कि मैं क्या संदेश दूं, आप लोगों ने तो वो काम कर दिखाया है पूरे भारत को, पूरी दुनिया को, कि वो काम मैं अभी तक नहीं कर पाया हूँ। गांधी जी ने जो सत्याग्रह और जो आंदोलन शुरू किए 1930 और 1932 में, नमक सत्याग्रह के रूप में, आंदोलन के रूप में,
पथिक जी ने उससे बहुत पहले ही अहिंसक आंदोलन शुरू कर दिया था 1916 में। ये बहुत बड़ी बात है कि जिस गांधी जी को सब नेता एक सर्वमान्य बहुत बड़ा नेता मानते थे, वो खुद पथिक जी से अपने आप को प्रेरित मानते थे। ये बहुत बड़ी बात है। मैंने पथिक जी के संबंध में 1968 में एक स्मृति ग्रंथ निकाला था, और उस ग्रंथ के संबंध में मैं निवेदन करूं कि हमने उस ग्रंथ का मूल्य इसलिए बहुत कम रखा कि हम चाहते थे उसको बांटा जाए पब्लिक में, क्योंकि फ्री बांटते हैं तो उसकी कीमत नहीं रहती है। तो हमने उसकी 80 पेज का था वो, पत्र का आकार का, केवल 3 रुपये कीमत रखी। और आपको ये आश्चर्य होगा कि किसी ने भी 3 रुपये दे के नहीं खरीदा। हमने वो बांटा फिर सब में, क्योंकि पथिक जी का प्रचार होना चाहिए था। और उस ग्रंथ के लिए मैं चाहता था कि भाई सरकार कुछ प्रतियां खरीद ले, तो उसका जो पैसा आए तो उससे पथिक जी की कोई किताब छाप दी जाए। तो हम लोगों ने कुछ किताबें छापी थी, फिर भी बहुत सारी किताबें छपने से रह गई थी, तो हमारे पास इतना पैसा ही नहीं था। तो पैसा इकट्ठा करना था। कोई पैसा एक पैसा नहीं लेता था किसी भी तरह का, सब पथिक जी के काम में लगाते थे। तो मैं उस किताब के संदर्भ में उस समय बरकत साहब से मिला, जो राजस्थान के शिक्षा मंत्री थे, और उनसे निवेदन किया कि आप इसको कुछ सरकारी खरीद करवा दीजिए, तो जो पैसा आएगा हम पथिक जी की दूसरी किताब छापेंगे। तो उन्होंने 500 कॉपी का ऑर्डर कर दिया कि भाई सरकार खरीद लेगी। लेकिन उनके ऑर्डर के कुछ दिन बाद ही शिक्षा मंत्री बदल गए और वो ऑर्डर कैंसिल हो गया। किसी ने एक किताब भी नहीं खरीदी। उसके बाद मैंने 1987 में एक ये दूसरी किताब निकाली, पथिक स्मृति ग्रंथ। ये बहुत बड़े स्तर पर थी और बड़े से आकार में थी, और इसको राजस्थान के सब कॉलेजों में हमने उपलब्ध कराया, वहाँ की लाइब्रेरियों में, और जो बड़ी बड़ी लाइब्रेरी थी देश में वहाँ पर, और कुछ जो प्रमुख लोग थे उनको भी उपलब्ध कराया। तो इससे पथिक जी काफ़ी चर्चा में आए और काफ़ी जानकारी लोगों को मिली। इसके बाद हम आगे बढ़े, तो हमने 1965 में 21 मार्च को उनकी जन्मतिथि थी, और होली के दूसरे दिन उनका जन्म था। उस अवसर पर हमने पथिक पुस्तकालय की स्थापना की थी, पथिक वाचनालय की स्थापना की थी। और मैं ये चाहता था कि वो उस समय मथुरा ही रहते थे, राजस्थान से वो उपेक्षित हो गए थे। तो कुछ दिन आगरा में रहे, तो नव संदेश अखबार निकाला। फिर 1939-40 की बात है ये। उसके बाद फिर वो मथुरा आ गए, तो वहाँ उन्होंने एक ऐसा मकान बनाया बगीची नुमा, जहाँ हनुमान जी का मंदिर था, कुआं था, लोग आते थे, व्यायाम करते थे और हनुमान जी की आराधना करते थे, पथिक जी से वार्तालाप करते थे। मेरे पिताजी भी उस समय जाते थे, उनकी खाद्य सामग्री की उनका व्यवसाय था, तो खाद्य सामग्री भी वहाँ भेजा करते थे। मैं उस समय 5-7 साल का था, मैं भी जाता था वहाँ, पर मैं इतना समझ नहीं पाया उनको, पथिक जी को। जब मैं शिक्षक बन गया 1961 में, तब मेरी ज़्यादा जानकारी हुई पथिक जी के संबंध में। और 1968 में मैंने फिर 1987 में 1-2 ग्रंथ निकाले उनके बारे में। और उसके बाद भी मैंने लिखा, काफ़ी बहुत सारे लेख लिखे, और बहुत सारे मैंने कार्य भी किए, उनके सभाएं की, सब कुछ किया उनके बारे में। सबसे बड़ी बात है ये है कि 1965 में जब मैंने उनका ये कार्यक्रम किया, तो मैंने उस समय कुंवरराम जी को बुलाया था, जो राजस्व मंत्री थे। और पथिक जी के घर के सामने जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज था, उसकी बिल्डिंग राजस्थान गवर्नमेंट की थी और संचालन यूपी गवर्नमेंट करती थी। तो मैं ये चाहता था उस कॉलेज का नाम पथिक जी के नाम पर हो। तो मैंने कुंवरराम जी से बात भी की, तो उन्होंने कहा कि समय आने पर देखा जाएगा, कुछ करेंगे। और उस कार्यक्रम में पथिक जी के साथ ही शोभालाल जी गुप्त पत्रकार, भैरवलाल जी काला बादल जो क्रांतिकारी नेता थे, पथिक जी के साथी भी रहे, उनके भक्त थे, ज्वाला प्रसाद जी शर्मा जो क्रांतिकारी नेता रहे राजस्थान के, पथिक जी के भक्त थे, गोकुल प्रसाद जी शर्मा एमएलए, नगेंद्र वाला जी एमएलए जो केसरी सिंह जी बारहट की होती थी, उन सबको बुलाया था उस कार्यक्रम में। सब ने खूब अच्छे अच्छे भाषण भी दिए थे, और मैं उन सबसे एक एक करके मिला था और पथिक जी के संबंध में बातचीत की थी, और उनसे चाहा था कि वो पथिक जी के लिए कुछ करें।
उनकी स्मृति के लिए करें। कुमाराम जी का तो मैंने बता दिया कि उन्होंने तो ये कहा कि समय आएगा तो देखेंगे, कुछ किया नहीं। मतलब ज्वाला प्रसाद जी शर्मा क्रांतिकारी नेता थे, पथिक जी के बहुत भक्त थे। तो मैंने जब पथिक जी पर पहला स्मृति ग्रंथ निकाला 1968 में, तो उसके छपाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। तो हमने सोचा कि कुछ विज्ञापन कलेक्ट कर लिए जाए, उसके पैसों से ये छप जाएगा और फिर फ्री बांट देंगे। तो उन पैसों के विज्ञापन के लिए मैं कई लोगों के पास गया। हीरालाल जी देवपुरा उस समय राजस्थान के मंत्री थे, उनसे मैं विज्ञापन के लिए मिला। तो उन्होंने कहा कि मैं पथिक जी का बहुत भक्त हूँ, पथिक जी ने बहुत कार्य किया है, विज्ञापन तो मैं दे ही रहा हूँ, पर मुझे देख के ये अफसोस हो रहा है कि आपने पथिक जी के इतने बड़े ग्रंथ के लिए इतने कम पैसे रखे हैं विज्ञापन के लिए। आपको बहुत बड़ी रेट रखनी चाहिए थी जिससे पैसे इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि लोग ऐसी वैसी किताबें निकाल देते हैं, स्मारक को निकाल देते हैं, स्मृति ग्रंथ निकाल देते हैं, या कुछ और चीज़ निकाल देते हैं, पत्र पत्रिका निकाल देते हैं, और पैसे बहुत ज़्यादा रखते हैं विज्ञापन के, रख लेते हैं पैसे, फिर वो अपने काम में लेते हैं उन पैसों को। आप तो पथिक जी के काम में लगा रहे हो, फिर भी आपने पैसे बहुत कम रखे हैं। चलो मैं विज्ञापन दे देता हूँ। मोतीलाल जी चौधरी एमएलए थे, पथिक जी के बहुत भक्त थे। वो आ नहीं पाए थे क्योंकि उनके घर में उस समय चोरी हो गई थी, इसलिए वो आ नहीं पाए उस कार्यक्रम में, लेकिन उन्होंने हमको सहयोग किया। इसी तरह कुछ लोगों ने हमको सहयोग किया और हमने उस ग्रंथ को निकाला। इसके बाद ये 1987 में, सॉरी 1987 में ग्रंथ निकाला। फिर मैंने पथिक जी से संबंधित जो लोग थे उनसे भी मिलने की कोशिश की। नगेंद्रवाला जी से मिला, उन्होंने तो दरवाजे से ही टरका दिया मुझे कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं देखूंगी, मिलूँ, बाद में मिल रहा ये करना। इसी तरह गोकुल प्रसाद जी से मिला तो उनसे भी बात नहीं हो पाई ठीक से। ऐसे ही और लोगों से भी मिला। मतलब भाषण तो बहुत अच्छे अच्छे सब देते थे, लेकिन जब काम का समय आता था और हम लोग मिलने जाते थे तो वो इधर उधर की बात कर देते थे। मैं रामनारायण जी चौधरी से मिलने अजमेर गया, उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि पथिक जी ने जो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी वो गांधी जी के आश्रम से भी बड़ा चढ़ा था, और उसमें जो सच्चे सेवा सेवी थे वही आ सकते थे, ऐसे सेवी नहीं आ सकते थे कि जो उसके आश्रम से पैसा कमाया, यश कमाया, ऐसी कोई वो नहीं थी। और जो अकेले उसके सदस्य थे, अकेले थे, उनको 15 रुपये महीना मिलता था कि खर्चा करो, सारा काम पथिक जी का और सेवा संघ का करो। ऐसे ही जो गृहस्थी लोग थे उनको 30 रुपये महीना मिलता था कि सारा खर्चा करो और इसी से आप काम करो सारा। पथिक जी 15 रुपये महीना लेते थे और 24 घंटे राजस्थान सेवा संघ का, बिजौलिया सत्याग्रह का और सारा काम किया करते थे। और उसमें भी 15 रुपये में भी जो पैसे बच जाते वो जमा कर देते थे। आजकल हम स्थिति देखते हैं, क्या स्थिति है। लोग संस्था में काम करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, सबके पास कितना क्या है सबको पता है। और भी जो उसके सदस्य थे, माणिक लाल जी से भी मैं मिला। श्रीचरण माथुर जी ने मुझसे कहा कि माणिक लाल जी के विषय में आप लिखिए। मैंने कहा मैं किसी के कहने से नहीं लिखता हूँ, मुझे जो प्रेरणा मिलेगी वो लिखूँगा। पथिक जी के लिए मेरे मन में प्रेरणा आई है, मेरे पिताजी भी उनसे बहुत प्रभावित थे, तो मैं उनके लिए लिख रहा हूँ और काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा माणिक लाल जी से मिल तो लो, मिलने में क्या अर्ज है। मैंने कहा मिलने में कोई अर्ज नहीं है। खादी ग्रामोद्योग संघ के अध्यक्ष थे माणिक लाल जी उस समय। स्टेशन रोड जयपुर में उनका ऑफिस में मिलने गया। उन्होंने पंछीड़ा अपनी प्रसिद्ध कविता सुनाई, राजस्थान सेवा संघ के और बिजौली आंदोलन के उन्होंने संस्मरण सुनाए। पथिक जी के बारे में भी कहा, लेकिन वो अपना जो कृतित्व था, उनका जो काम था, उस पर ज़्यादा चर्चा करते रहे। पर मेरा काम नहीं बना पथिक जी के संबंध में। और भी मैं कई लोगों से मिला जो पथिक जी से संबंधित थे, लेकिन बात तो काफ़ी लोगों ने की, चर्चा तो बहुत लोगों ने की, पर जो काम होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पथिक जी का जन्म भले ही उत्तर प्रदेश में हुआ हो, और जहाँ तक उनकी
जन्म तिथि का सवाल है, कुछ मतभेद है। कुछ लोग सन 1888 का जन्म बताते हैं और होली के दूसरे दिन का जन्म था उनका, लेकिन उनका जन्म 1882 का था, 1888 का नहीं था। ये उनके जो साथी हैं वो भी बताते हैं। तो ये निश्चित बात है कि उनका जन्म 1882 का था, 1888 का नहीं था। तो उनके संबंध में कुछ इस तरह का स्मारक बनना चाहिए, राजस्थान गवर्नमेंट को बनाना चाहिए, क्योंकि पथिक जी का सारा जन्म, सारा जीवन, सारा कृतित्व राजस्थान को समर्पित था। राजस्थान के लिए ही वो जिए, राजस्थान के लिए ही वो मरे। अंत में भले ही उनकी उपेक्षा हुई हो, लेकिन फिर भी वो राजस्थान के लिए काम करते रहे। पहले राजस्थान का नाम राजपूताना था, तो राजस्थान का नाम भी पथिक जी का ही दिया हुआ था, उन्होंने ही चर्चित किया। उन्होंने राजस्थान का नाम लेके 4 अखबार भी निकाले। वर्धा में जाके राजस्थान संदेश निकाला, राजस्थान केसरी निकाला, फिर राजस्थान का, फिर नवीन राजस्थान निकाला। नवीन राजस्थान का तो ये हाल था कि जिसके पास नवीन राजस्थान की प्रति मिलती थी उस आदमी को जेल में डाल दिया जाता था 1 साल के लिए, और उस जमाने का 1000 रुपये का जुर्माना किया जाता। ये स्थिति थी। और सभी रियासतों में राजाओं ने बंद कर रखा था उसका आना अपनी रियासत में। और जब ज़्यादा उस पर प्रहार हुए, बंदिशें लगी, तो नवीन राजस्थान का नाम तरुण राजस्थान कर दिया। फिर उसको भी बंद करना पड़ा, तो फिर राजस्थान संदेश निकाला। और फिर जब उनको राजस्थान में उपेक्षित किया गया तो वो आगरा चले गए, वहाँ नव संदेश निकाला। तो फिर वहाँ के बाद वो मथुरा भी रहे बहुत साल, वहाँ उन्होंने लेखन कार्य किया। उन्होंने व्हाट आर इंडियन स्टेट्स, तो एक अंग्रेजी में बहुत शानदार किताब लिखी, बहुत महत्वपूर्ण सामग्री वाली किताब लिखी। और जेल जीवन में, जेल में उन्होंने एक ऐतिहासिक भाषण दिया, जो किसी ने इस तरह का भाषण नहीं दिया जेल में। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, गणराज्यों पर उनकी किताब है लगभग 1200 पृष्ठों की। और कमाल की बात है, उन्होंने राजनीति पर ही नहीं लिखा, कहानी, कविता, उपन्यास, निबंध, इन चीज़ों पर भी किताबें लिखी। उनको कोई ईश्वर प्रति प्रतिभा थी, ईश्वर से दी हुई थी, और स्वयं का स्वाध्याय था, उस पर भी उन्होंने फिर भी बहुत किताबें लिखी। जोर से बोलो। उसके बाद भी चाहे वो इस राजस्थान में, राजस्थान के लिए जिए मरे, लेकिन उन्होंने कभी अपना घर बनाने की, अपनी संपत्ति बनाने की, या अपना कोई नाम करने की कोशिश नहीं की। नाम बदल बदल के कविताएं लिखते थे, राष्ट्रीय कविताएं लिखते थे, लेकिन और नेताएं बहुत डरते थे उनसे, उनको सामने नहीं आना देता थे। उन्होंने एक चुनाव भी लड़ा था, लेकिन लोग चाहते थे कि वो जीते नहीं, हार जाएं। अगर वो जीत जाते तो और लोग पीछे पड़ जाते हैं, उनको आगे नहीं बढ़ने का अवसर नहीं मिलता है। तो वो सब एक हो गए, पथिक जी हार गए चुनाव में, उनको हरा दिया। मतलब जनता ने नहीं हराया, लोगों ने, नेताओं ने हरा दिया उनको। तो ये स्थिति थी उनकी। फिर भी उन्होंने काम करने से मुख नहीं ओढ़ा, हमेशा काम करते रहे, और हमेशा हर तरह का काम करते रहे। महिलाओं के लिए भी कार्य किया, बच्चों के लिए भी किया, हर क्षेत्र में काम किया। आश्चर्य होता है ये देखकर कि इतने क्षेत्रों में वो कैसे काम कर गए, कैसे। और उनके बारे में मैं एक संस्मरण बता दूं, वो इतने बहादुर थे कि रिवॉल्वर लेके राजाओं के महलों में घुस जाते थे, और बहुत से राजा अंग्रेज़ों के खिलाफ थे, उनको अपने पक्ष में कर लेते थे, और आज़ादी की लड़ाई में वो भी भाग लेने लगे थे। इसमें ख़ास तौर पर खरवा के राजा थे, गोपाल सिंह जी ठाकुर, और भी कई राजा थे, वो उनको सहयोग देते थे। मतलब सामने और छिपकर दोनों तरह से सहयोग करते थे, आज़ादी की लड़ाई में, बिजोलिया सत्याग्रह में, और पथिक जी के साथ। पथिक जी का इतना तगड़ा स्वभाव था, इतना बहादुरी का था। एक बार वो गांव में जैसे छिपके रह रहे थे, अंग्रेज़ सरकार पकड़ना चाह रही थी, और राजशाही परिवार ठाकुर जो थे वो पकड़ना चाह रहे थे, तो वो छिपने के लिए जंगल में चले गए।
क्योंकि उनका जनता में रहना ज़रूरी था, आंदोलन में भाग लेना ज़रूरी था, नहीं तो आंदोलन बंद कर हो जाता। तो जब वो वहाँ सो रहे थे तो एक शेर ने उन पर हमला कर दिया और उनकी टांग खींचनी चालू कर दी, उनको मारने की कोशिश की। तो उनकी एकदम नींद खुली और उन्होंने अपने रिवाल्वर को उठाया और शेर को गोली मार दी और उसका सिराना लगा के सो गए। उनको कोई मतलब कोई उनको मतलब घबराहट नहीं हुई कि शेर से मत मुकाबला हुआ, सो गए आराम से। सुबह जब गांव वाले आए और ये दृश्य देखा तो बड़े भौचक्के रह गए। तो ऐसा बहादुर आदमी और किसी भी तरह का लालच नहीं करने वाला महान तपस्वी उन पथिक जी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। और मैं इस बात को ले कहते हुए बहुत प्रसन्न हूँ कि राजकुमार जी भाटी ने उनके नाम पर नोएडा में एक स्टेडियम का नाम दिया, उनके नाम पे एक किताब छापी, उनके नाम पे उनकी लिखी हुई किताब छापी हैं और लोगों की लिखी हुई किताबें भी छापी हैं और उनके नाम करने के लिए बहुत काम कर रहे हैं। राकेश राणा जी, यशवीर जी भाटी एडवोकेट और उनकी जो टीम है वो भी बहुत काम कर रही है। इन सबको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ और जो जो लोग उनसे अब भी जुड़े हुए हैं उनके लिए कार्य कर रहा हूँ। बहुतों के तो नाम सामने आ चुके हैं, बहुतों के नाम अभी पूरी तरह प्रकाश में नहीं है। उन सबको मैं नमस्कार करता हूँ। जय हिंद, नमस्कार। आदरणीय पंकज जी, आदरणीय पंकज जी, आपने एक घटना का जिक्र इंटरव्यू के दौरान किया था कि पथिक जी भगत सिंह जी के डायरेक्ट संपर्क में थे। प्लीज उसके बारे में भी थोड़ा सा आप बताइए। एक स्थिति ये थी कि भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आज़ाद, ये लोग क्रांति के संबंध में विजय सिंह पथिक से बात करने के लिए, मार्गदर्शन लेने के लिए अजमेर आया करते थे। उस समय अर्जुन लाल सेठी भी थे, वो भी जुड़े हुए थे इस काम में और वो उनको मार्गदर्शन भी दिया करते थे और उनको बताया भी करते थे भी ऐसे काम करिए, ऐसे करिए। और उनके जो क्रांतिकारी संगठन था उसके बारे में काम किया करते थे। और सबसे पहले पथिक जी वैसे सचिंद्र सान्याल के संपर्क में आए थे जो बड़े क्रांतिकारी थे। उन्होंने रासबिहारी बोस जी से मिलवाया था पथिक जी को। रासबिहारी बोस ने उनको राजस्थान भेजा काम करने के लिए। तो चूँकि अजमेर में किसी राजा का राज नहीं था, अजमेर में किसी मतलब अंग्रेज़ों का राज नहीं था, तो स्वतंत्र था, इसलिए बहुत से क्रांतिकारी, बहुत से नेता अजमेर आके काम किया करते थे क्योंकि वहाँ उनकी पकड़ दकड़ नहीं थी। तो पथिक जी भी अजमेर में काम किया करते थे, भगत सिंह भी वगैरह, चंद्रशेखर आज़ाद वहीं आकर उनसे सलाह किया करते थे। पथिक जी को ये देखकर दुख हुआ था कि भगत सिंह जी, चंद्रशेखर जी आज़ाद और बहुत से लोग जिन्होंने इतना काम किया, अपने प्राण तक न्यौछावर किए, लेकिन उनके लिए उतना काम नहीं किया गया। लोग भूल गए, उनकी उपेक्षा कर दी। लोग खुद के आगे आने में लगे रहे, उनको आगे आने में इतनी रुचि नहीं दिखाई। तो केंद्रीय सरकार को, राजस्थान सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को इस तरह के स्मारक बनाने चाहिए जहाँ विजय सिंह पथिक का और दूसरे क्रांतिकारियों का, उनके बारे में साफ साहित्य हो, उनकी फ़ोटो वगैरह हो, उनके बारे में पूरी जानकारी हो। कोई शोध करना चाहे तो उसको सामग्री मिल जाए। एक श्रीमती पद्मजा शर्मा थी मैडम, उन्होंने बिजोली आंदोलन पर पीएचडी की थी और शंकर साहब जी सक्सेना ने मुझसे संपर्क कराया था, तो मैंने बिजोली आंदोलन पर सामग्री उपलब्ध कराई थी। पथिक जी का इतना काम है कि उनके जीवन, उनके क्रियालाप, बिजोली आंदोलन, राजस्थान सेवा संघ, उनका लेखन, उनकी पत्रकारिता, सब पर एक एक पीएचडी आराम से हो सकती है। करना चाहिए लोगों को। वो किसी जाति से, किसी धर्म से, किसी प्रांत से बंधे हुए नहीं थे। वो संपूर्ण देश के, संपूर्ण विश्व के नेता थे, संपूर्ण विश्व की धरोहर थे।
इसलिए सबको ही मिलजुल कर उनके लिए, उनकी स्मृति रक्षा के लिए काम करना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। मैंने जसवीर जी भाटी को, राकेश जी को, ये मेरे समझ में आए थे, तो इनको भी सुझाव दिया था कि खाली मूर्ति लगाने से काम नहीं होगा। हम उनकी स्मृति के लिए विद्यालय बनाएं, अस्पताल बनाएं और उनकी स्मृति में पुस्तकालय स्थापित करें। उसमें उनका साहित्य हो, उनके फ़ोटो हों और सभी क्रांतिकारियों के भी फ़ोटो हों, मुख्य रूप से पथिक जी का हो, और फिर जो देश के क्रांतिकारी हैं, नेता, उनका अलग से एक खंड हो। इस तरह एक विशाल स्मारक होना चाहिए जिसको जनता तो सहयोग करेगी, पर राज्य सरकार को विशेष रूप से कार्य करना चाहिए और केंद्र सरकार को भी स्मृति रक्षा के लिए काम करना चाहिए। और मैं पथिक जी के लिए एक बात करना चाहता हूँ, दूर से बोलो, कि पथिक जी और विजय सिंह पथिक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। पथिक जी को जो फांसी दी जाने वाली थी, अंग्रेज़ सरकार उस दिन फांसी देने से उनको कतरा गई, डर गई कि अगर भगत सिंह को और उनके साथियों को उस दिन अगर फांसी दी जाएगी तो जनता देश में विप्लव कर देगी, बगावत कर देगी। तो उन्होंने क्या किया कि निर्धारित एक तिथि तो घोषित कर दी, इस दिन उनको फांसी दी जाएगी, लेकिन एक दिन पहले ही उनको फांसी दे दी और फांसी दे के और उनको इधर उधर उनका वो कर दिया, इधर उधर कर दिया उनका था, और उनको औपचारिक लटका दिया उस दिन फांसी के लिए, जबकि फांसी एक दिन पहले ही दे दी उनको। तो अंग्रेज़ सरकार ने बहुत अन्याय किए और पथिक जी को डबल मार सहनी पड़ी। अंग्रेज़ सरकार की मार सहनी पड़ी, राजाशाही की मार सहनी पड़ी और उनके कुछ साथी नेताओं की भी मार सहनी पड़ी जो उनको आगे नहीं आने देना चाहते थे। उनको मैं प्रणाम करता हूँ पथिक जी को कि सब कुछ सहकर भी उन्होंने देश के लिए, समाज के लिए बहुत काम किए और अंत में वीर गति प्राप्त की। ऐसे चौधरी चरण सिंह जी को देखकर मुझे ये आश्चर्य होता है कि इतना विद्वान आदमी, इतना कुछ किया उन्होंने देश के लिए, समाज के लिए, और इतने साधारण रूप से रहते थे, एक साधारण किसान की तरह भोजन करते थे, साधारण आम आदमी की तरह रहते थे। ये बहुत बड़ी बात है कि बड़ा काम करके भी छोटे स्तर से रहा है, जनता के बीच में रहें। मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। उनके विषय में मेरी ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए ज़्यादा नहीं बोल सकता, लेकिन उनके व्यक्तित्व के लिए, उनके कार्यों के लिए मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ और पथिक जी को विशेष रूप से प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर, विष्णु सर। और इसी कड़ी में मैं लोहित को बुलाना चाहता हूँ कि थैंक्स दे। लोहित बैसला। बहुत बहुत आभार आदरणीय विष्णु पंकज। सर्वप्रथम मैं आपके चरणों में चरण वंदन करना चाहता हूं, क्योंकि आपके व्यवसाय में संबंधित पत्रकारिता और लेखन का कार्य करता हूं। और जैसा कि आपने बताया कि विजय सिंह पथिक जी के कितने महान समाज सेवी, लेखक, पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी थे, तो इतने मतलब कार्यों में उनकी जो प्रतिभा थी, एक व्यक्ति में वो प्रतिभा बहुत ही कम देखने को मिलती है। वहीं बात करें जो 1913 में बिजौलिया आंदोलन, जो कि साधु सीताराम जी के नेतृत्व में शुरू हुआ था, और उनको जो अंजाम देने की जो उनकी प्रक्रिया थी, जो उनकी काम करने की शैली थी, जैसा कि आपने बताया कि आजकल यदि संस्थाओं की बात करें तो संस्थाओं को एक कमाई का जरिया लोग बना लेते हैं, लेकिन वहाँ उनकी जो कार्यशैली थी वो 15 रुपए मात्र उनको मिलते थे, उसमें से भी वो बचा के वापस जमा कर दिया करते थे। और इसके अलावा जो गांधी जी ने, जैसा कि उनके बारे में बताया कि हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं साहब, जो आपने करके दिखा दिया है, तो इवन उल्टा जो और स्वतंत्रता सेनानी थे, इवन गांधी जी भी उनसे प्रेरणा लेते थे। और कहीं ना कहीं जो सत्याग्रह आंदोलन की आपने बात करी, तो सर्वप्रथम जो सत्याग्रह आंदोलन का जो अहिंसक रूप से जो एक सफल आंदोलन कहा जा सकता है, उसका श्रेय बिजौलिया आंदोलन को जाता है, पथिक जी को जाता है। और आपके जो काम आपने गिनाए हैं, इवन बिल्कुल हृदय गदगद हो गया सब
कि जो जैसा आपने बताया कि 1965 में पथिक वाचनालय की जो स्थापना आपने करवाई, और जो आपने बताया कि जिस तरीके से जो आप जिन नेताओं को आपने बुलाया और बाद में जब आप उनके पास गए तो उनकी जो हाव भाव विचार जो भाषण के टाइम पे थे वो अलग थे और वो बाद में कुछ और थे। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं हम जैसे युवाओं को काफी प्रेरित करती हैं, और जो आगे काम इवन जो आपने पथिक जी की विचारधारा को आगे बढ़ाया है उसके जो हम जैसे जो आप सबके जो अनुयायी हैं, जो एक तरीके से पथिक जी की विचारधारा के जागीरदार हैं, वो कहीं ना कहीं हम उन सब चीज से प्रेरणा लेके आगे बढ़ेंगे और इस पथिक जी के पर शोध के लिए और कुछ अच्छा कार्य बेहतर करके दिखाएं, ऐसा हम आपसे आशीर्वाद की अपेक्षा करते हुए दोबारा आपको पुनः आभार व्यक्त करते हैं। आपने अपना जो कीमती समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं देवेंद्र भाई से निवेदन करना चाहूंगा कि आप अगले वक्ता को आमंत्रित करें। देवेंद्र जी। धन्यवाद रोहित, बहुत बहुत अच्छा कंक्लूजन निकाला। इसी कड़ी में मैं डॉक्टर राकेश सर जो एसोसिएट प्रोफेसर है एमएमएच कॉलेज गाजियाबाद के, ओसवाल जी को बुलवा दीजिए सर, नागरिक सर। ठीक है, मैं इसी क्या नाम है ओसवाल सर को बुलाना चाहता हूं कि वो जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है पथिक सेना संगठन के, और उन्होंने बहुत सारी लाइब्रेरी का पथिक सेना के नाम पे या विजय सिंह पथिक के नाम पे उद्घाटन किया है, और उन्होंने विजय सिंह पथिक के नाम पे बहुत सारे संगठन, बहुत सारे स्मारक या पार्क के नाम या बहुत सारे लाइब्रेरी के नाम दिए हैं। और मेरी तरफ से ये भी क्वेश्चन है कि क्या हम लाइब्रेरियों की जो संख्या है विजय सिंह पथिक के नाम पे इतनी ज्यादा करते